तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर के बारे में देखा था। जब स्मॉल स्मॉल अमाउंट एलिमेंट वाले, इनका मास नंबर स्मॉल है, अगर वो रिकम्बाइन करके स्टेबल रीजन में आते हैं तो उसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। और अगर लार्ज नंबर, लार्ज मास नंबर वाले, ठीक है, ब्रेक डाउन होके, ठीक है, स्मॉल स्मॉल न्यूक्लियर में ब्रेक डाउन होके स्टेबल रीजन में आते हैं तो उसको न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। उसके बाद बच्चों लेट अस सपोज इसी में ही अगर कुछ ऐसा आ जाए कि इक्वेशन इस हिसाब से हो कि एक इक्वेशन इस हिसाब से हो, मान के चलो कि x प्लस वाई इक्वल टू जेड है। ये कौन सी रिएक्शन है? ये है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है। कैसे? सर यहाँ पे ना दो न्यूक्लियर ऐड होके एक बड़ा न्यूक्लियर बना रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे एनर्जी क्या होगी बच्चों? लिबरेट होगी। यहाँ पे एनर्जी क्या होगी? लिबरेट होगी। तो जो एनर्जी लिबरेट होगी, तो मान के चलो इसकी एनर्जी हो गई, मान के बाइंडिंग एनर्जी B1, इसकी B2, इसकी B3। कैसे निकाल सकते हैं? हमने सबने देखा बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय ए। हमें निकालने का तरीका लास्ट क्लास में किया था हमने। तो एनर्जी लिबरेटेड कितनी हो जाएगी? एनर्जी लिबरेटेड हो जाएगी B3 -1 + B2। या मैं ये भी बोल सकता कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो एनर्जी लिबरेटेड इस तरीके से हो जाएगी। सिमिलरली कि मान के चलो कि न्यूक्लियर फिजन है, मतलब कि लार्ज मास नंबर वाला अगर स्मॉल स्मॉल न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो रहा, मान के चलो एक्स कन्वर्ट हो रहा है बच्चे वाई प्लस जेड में, तो इसमें भी एनर्जी क्या होगी बच्चों? लिबरेटेड होगी। तो एनर्जी लिबरेटेड विल बी, लेट्स सपोज B1 B2 B3। तो यहाँ पे हो जाएगी B2 + B3 -B। क्लियर है बच्चों? ठीक है। ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है? ये हमेशा ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन टोटल बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होता है। चेंज इन टोटल बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होता है। कौन? एनर्जी लिबरेटेड। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे बढ़े। यस सर। ठीक है। तो मान के चलो कि अगर कुछ ऐसा बन जाता है कि ऐसी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हुई है कि A + B विल बिकम C + D। इस केस में एनर्जी कैसे, कितनी लिबरेटेड होगी बच्चों? लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड B3 + B4 -B1 + B2। ये एनर्जी आपकी क्या होगी? लिबरेटेड होगी। अगर इस टाइप का आता है तो आपको सबसे इंडिविजुअली सबकी बाइंडिंग एनर्जी निकालनी पड़ेगी। राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड करके आप एनर्जी लिबरेटेड निकाल सकते हो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हमने कर लिया। नेक्स्ट आता है बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रेडियो एक्टिविटी। हमने इसके बारे में अभी पढ़ा भी था लास्ट क्लास में। रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? मान के चलो बच्चों, कोई एक न्यूक्लियस है बड़ा सा, ठीक है, N1 कोई भी न्यूक्लियस है, वो जो कि अनस्टेबल है, अपने आप से अनस्टेबल है वो, ठीक है। तो क्या करता है बच्चा? आपको पता है कोई भी अगर अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है वो कन्वर्ट करने की कोशिश करता है किस में?
वो कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा स्टेबल न्यूक्लियाई में, है ना, स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा अपने आप को। ये सारे के सारे क्या होंगे बच्चों, स्टेबल होंगे। तो जब ये कन्वर्ट करेगा तो आपको पता है साथ में और क्या निकलेंगे बच्चों, रेडिएशन निकलेंगी। क्योंकि एनर्जी जो हमने पढ़ा था वो रेडिएशन फॉर्म में निकलेंगी। और रेडिएशन कौन कौन सी होती है आपको पता है रेडियो एक्टिविटी में, अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन होती है। और जितनी भी रिएक्शन होती है बच्चों स्पॉन्टेनियस होते हैं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। वैसे होता है वो स्पीड अप करने के लिए होता है, जब हमने न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ा था। लेकिन कोई भी अनस्टेबल स्टेबल में कन्वर्ट हो रहा है तो वो स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन है। और स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन होने के कारण क्या होगा बच्चों, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स, या बोलूंगा अल्फा बीटा गामा रेस वहां से प्रोड्यूस होती है, वहां से निकलती है, वहां से एमिट होती है। ठीक है। और कोई भी सब्सटेंस जो कि रेडियो एक्टिविटी शो करता है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। जैसे आपका यूरेनियम होगा, थोरियम होगा, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। जो कि अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं, अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है जिनका, और वो स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। तो लिख लो, रेडियो एक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ, इट इज अ स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस, unstable nucleus into stable nucleus, unstable nucleus into stable nucleus, while emitting alpha beta and gamma particles or rays। ऐसे हम पढ़ चुके हैं पार्टिकल और रेस एक दूसरे के क्या होता है बच्चों, पार्टिकल रे की तरह बिहेव करता है और कोई कुछ रेस पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं सारा। emitting alpha beta gammas particles। ठीक है। अल्फा पार्टिकल के बारे में तो हम बहुत बार देख चुके हैं। अल्फा पार्टिकल या अल्फा रेस एक्चुअली होती क्या है बच्चों, हीलियम से बनती है। ठीक है। हीलियम न्यूक्लियस से बनती है बच्चों ये। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको, He2+ से रिप्रेजेंट करते हैं। He2+ का मतलब कि इसमें टू क्या है बच्चों, आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट नहीं, ओनली पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है। तो होंगे क्या बस, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, ये आपके अल्फा पार्टिकल होते हैं। तो केवल कौन से चार्ज होंगे बच्चों, ओनली पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे इसके अंदर, क्योंकि आयंस आ गए यहाँ पे। दूसरे क्या होता है बच्चों, बीटा। बीटा दो टाइप के होते हैं, एक होता है बीटा नेगेटिव, एक होता है बच्चे बीटा पॉजिटिव। बीटा नेगेटिव का मतलब होता है बच्चे रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इलेक्ट्रॉन को। बीटा पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है, याद करो इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या बोलते थे, पॉजिट्रॉन। ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते थे, याद करो इलेक्ट्रॉन को तो हमें पता है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, -1 जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, +1 और जीरो। जीरो हमने इसलिए माना था 0 mu, क्योंकि वो 1 mu का 1/1800 पार्ट होता है, इसलिए अप्रोक्सीमेटली जीरो के आसपास होता है। देख लो मास कितना होता है इसका, 9.1 10⁻⁻31 होता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1/1800 AMU के बराबर होता है। सेम मास इसके लिए भी यही होता है एग्जैक्टली सारी चीज़ें। बस चार्ज यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों, इसका चार्ज हो जाता है -1.6 ×10⁻19 इसका चार्ज हो जाता है +1.6 ×10⁻19। ठीक है। लास्ट में आता है बच्चों आपका गामा रेस। अगर थोड़ा बहुत याद हो तो हमने पढ़ा था, जैसे जैसे हम रेंज में जाते रहते हैं गामा रेज भी आती हैं, अल्फा वो इंफ्रारेड रेज, गामा रेज वहां पे आती है ना। तो गामा रेज की बच्चों, जो गामा रेज होती है इनकी जो वेवलेंथ होती है अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻12 मीटर के आसपास होती है।
और वेरी हाईली एनर्जेटिक होती है। वेरी हाई, जैसे एक्सरे होती है ऐसी है, वेरी हाई एनर्जेटिक। तो सोचो ये कितने आर्मस्ट्रॉन्ग का बन रहा है, 1/100 आर्मस्ट्रॉन्ग के आसपास है। याद करो जो हमारी एक्सरेज थी, एक्सरे थी अराउंड आर्मस्ट्रॉन्ग, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग के आसपास थी, 110 कितने के आसपास थी, उससे भी छोटी होती है बच्चों वेवलेंथ में। वेवलेंथ में गामा रे उससे भी छोटी होती है। और इसकी एनर्जी जैसे उसमें कितनी थी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी, तो इसकी भी किलो किलो में थी। इसकी एनर्जी होती है बच्चों मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आती है उसकी। याद करो उसमें हमने निकाली थी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसकी और भी ज्यादा होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। सर में आ गया बच्चों, यहाँ तक आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अब देखो, अब थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। रेडियो एक्टिविटी में होता क्या है बच्चों, रेडियो एक्टिविटी में हो क्या रहा है, वहां पे डिसोसिएशन हो रहा है। डिसोसिएशन का मतलब कि उसका साइज छोटा होता जा रहा है। तो उसका मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि उसके अंदर एन नंबर ऑफ क्या है बच्चों, न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, क्योंकि एटम होगा, एटम के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे। आपको पता है, अगर मैंने कोई एटम लिया है, उस एटम में बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे, है ना। बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे बच्चे। ठीक है, उस न्यूक्लियाई, अब वो क्या करेगा, क्योंकि अनस्टेबल है तो स्टेबल होने की कोशिश करेगा, मतलब वो ब्रेक डाउन होगा। या बोलूंगा वो क्या होगा, डिसोसिएट होगा। डिसोसिएट बोलते हैं इसमें यहाँ पे। तो डिसोसिएट होगा, तो किस रेट से डिसोसिएट होगा, हमें रेट जानना होता है। रेट इन द सेंस मैं जानना चाह रहा हूँ कि कितने टाइम में वो अपना साइज कम करता रहेगा। और जो कम करता रहेगा, कम करता रहेगा, कम करता रहेगा, तो जैसे मान के चलो कि मैं मान के चल रहा हूँ कि ये यूरेनियम है। ठीक है, यूरेनियम मान के चलो लेड में कन्वर्ट हो गया, या फिर थोरियम में कन्वर्ट हो गया, या कोई और भी एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है। जब ये कन्वर्ट हो रहा है, क्यों, क्योंकि जब ये बच्चा टूटेगा तो इसका एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, तो उस हिसाब से ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट में कन्वर्ट होता रहेगा। तो हमें जानना है कि कितने टाइम बाद ये दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हमें रेट निकालना है। रेट इन द सेंस कि हमें निकालना है कि कितना जल्दी ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है, और कितने टाइम में हो रहा है, हमें ये निकालना है। अब हमारा प्रोसेस इससे रिलेटेड होगा। तो यहीं से ही एक टर्म आती है बच्चों, एक्टिविटी। पहले सुन लो, फिर लिखेंगे एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी बोला था ना, इसलिए एक टर्म आती है यहाँ पे, एक्टिविटी। क्या होती है देखो एक्टिविटी, पहले समझ लेते हैं। रेडियो एक्टिविटी कहता है कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई उस एलिमेंट में से डिसइंटीग्रेट हुआ है। डिसइंटीग्रेटेड बाय टाइम टेकन, कितना टाइम लिया है उसको डिसइंटीग्रेट करने में। तो मान के चलो कि एक एलिमेंट है ए, दूसरा एलिमेंट बी बना है, जो कि ए से बना है। कैसे बना है, ए से बना है, क्योंकि सर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो अनस्टेबल होते हैं, वो स्टेबल में आने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेटली दूसरा एलिमेंट बनाएंगे। जब वो दूसरा एलिमेंट बनाएंगे तो कितने टाइम में बनाएंगे, हमें ये भी जानना है। तो मैं मान के चल रहा हूँ, ध्यान सुनो। मैं मान के चल रहा हूँ एट टी इज इक्वल टू जीरो पे, टी इज इक्वल टू जीरो पे बच्चे, यहाँ पे इस पे एलिमेंट थे एन। एन थे। मैं तो बोलूंगा कि इससे एन एलिमेंट भी नहीं जनरेट हो तो जीरो भी मान सकते हैं स्टार्टिंग के लिए। लेकिन एट टाइम टी, यहाँ पे देखो एट टाइम टी इज इक्वल टू टी पे, मान के चलो इस पे एलिमेंट आ गए एन। ठीक है, एन आ गए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अभी कन्वर्ट नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ भी अभी कन्वर्ट नहीं कर रहा। लेकिन एट टाइम टी इज इक्वल टू टी प्लस डी टी, वेरी स्मॉल इंटरवल के बाद क्या होगा, इसमें एलिमेंट कम हो जाएंगे ना। लेकिन मैं उसको कम नहीं दिखा रहा हूँ, वैसे कम ही होंगे, लेकिन मैं उसको इस तरीके से दिखा रहा हूँ, मैं चेंज में दिखा रहा हूँ। चेंज हो जाएंगे। अब चेंज में मैं क्या दिखाऊंगा, कम ही तो होंगे, वैसे तो कम ही होंगे, पर मैं अभी इसको चेंज दिखा रहा हूँ। और जो चेंज आया है वो किस में चला गया है, वो इसमें चला गया चेंज। जो भी चेंज होगा वो इसमें चला गया, और वो मेरे माइनस साइन के साथ गया। दोबारा सुनो, टी इज इक्वल टू जीरो पे कोई भी एलिमेंट, कोई भी न्यूक्लियर मतलब प्रोड्यूस ही नहीं हुआ था। टी इज इक्वल टू टी पर न्यूक्लियर फॉर्म होने लग गए। जब फॉर्म हुए तो डी टी टाइम में, एक स्मॉल इंटरवल टाइम में कितना चेंज आ रहा है,
वही हमने चेंज बताने की कोशिश की है कि मैं मान के चल रहा हूँ कि n+dn चेंज आ रहा है, और वही dn किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, b में कन्वर्ट हो रहा है। मैंने यहाँ पे प्लस माना, यहाँ पे माइनस माना, कई बुक में यहाँ पे माइनस है, कई बुक में यहाँ पे प्लस है, तो कुछ भी ले सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तो एक्टिविटी होगा क्या, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेटेड, ये डिसइंटीग्रेट हुए हैं, ये तो डिसइंटीग्रेट हुए हैं, तो वो हो गए डिसइंटीग्रेट, कितने हो गए dn, कितने हुए हैं बच्चे, माइनस के साथ हुए, क्यों, आई शुड राइट लाइक दिस कि -dn हुए। ठीक है, ये डिसइंटीग्रेट हुए, डिसइंटीग्रेट की वजह से बच्चे मैंने माइनस साइन लगाया इसलिए, क्योंकि कम हो रहे हैं, ए में से कम हो रहे हैं, बढ़ किस में रहे हैं, बी में बढ़ रहे हैं, बी में बढ़ रहे हैं। ठीक है, और डिवाइड बाय कितना, कितने इंटरवल में हुआ सर ये dt इंटरवल में हुआ। तो जब भी वर्ड आएगा एक्टिविटी का, वो होगा माइनस के dn/dt, दैट इज चेंज इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेटेड, या फिर सिंपल बोल सकते हो नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेटेड डिवाइड बाय टाइम टेकन, कितना उन्होंने टाइम टेकन लिया है डिसइंटीग्रेट होने में, उस एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में चेंज होने में। ठीक है, ये होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कई बुक में यहाँ पे प्लस में भी दे रखा है, तो आप मैग्नीट्यूड वाइज भी ले लोगे तो उससे कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट बस इतना ये है कि कोई भी एलिमेंट में अगर कोई न्यूक्लियर, नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, तो डिवाइड बाय टाइम टेकन कर दूंगा, तो वो एक्टिविटी बन जाएगा, वो एक्टिविटी बन जाएगा, ए बन जाएगा। और अगर उसमें डिसइंटीग्रेट नहीं हो रहे, तो एक्टिविटी जीरो बन जाएगी। एक्टिविटी का मतलब कि कितने टाइम तक वो एक्टिव है वही एलिमेंट, कब तक वो अपने अंदर एलिमेंट, अपने अंदर न्यूक्लियाई को क्या कर रहा है, डिसइंटीग्रेट करता जा रहा है, तो उसकी एक्टिविटी मानी जाएगी। ठीक है बच्चों, अब इसी की यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है ध्यान से देखो। अब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की तो कोई यूनिट है नहीं, लेकिन इन्होंने बोला कि इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखो, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, डीपीएस, ज्यादातर ये यूनिट होते हैं डीपीएस। डीपीएस क्या है बच्चों, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड है। और इसके बारे में, इस प्रोसेस के बारे में आप सभी को पता है, किसने बताया था, बैकपोल ने बताया था बच्चे। इसको, इसकी यूनिट बी क्यू भी कई बार लिख देते हैं, बी क्यू, बी क्यू। कई कई बार इसको क्वेश्चन बच्चा क्यूरी की टर्म में भी आता है, वन क्यूरी, वन क्यूरी, 1 CI, इसकी वैल्यू होती है 3.7 × 10⁸ ऐसी होता है वन रदरफोर्ड, 1 RU से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू 10⁶ DPS। ज़्यादातर वैल्यू बच्चों हमारे डीपीएस में निकलती है। ठीक है, लेकिन अगर 1 CI निकल गया, तो आपको पहले डीपीएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाकी फिर आगे जाके सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े बच्चे यहाँ से, लिख लिए यहाँ पे? ठीक है, इसमें एक और बात ये भी है कि मैं ये शॉर्टी से नहीं कह सकता हूँ कि ये वाला एलिमेंट पहले डिसइंटीग्रेट होगा, या सॉरी ये वाला न्यूक्लियर पहले डिसइंटीग्रेट होगा, या फिर ये वाला न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट होगा। कोई सा भी न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट हो सकता है, मैं शॉर्टी से नहीं बोल सकता हूँ। इसलिए जितने भी न्यूक्लियर है ना उस एलिमेंट में, उनकी सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है, इक्वल प्रोबेबल होते हैं, तो कोई सा भी न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट हो सकता है, कोई सा भी न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट हो सकता है, और वो किस में कन्वर्ट हो सकता है बच्चों, बी में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसमें कोई भी हमेशा ध्यान रखना है, इसमें हम कभी भी वैल्यू नहीं बता सकते। अगर खुद सोचो, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा आ जाए, ध्यान सोचो इसकी वैल्यू ज्यादा आ जाए, इसको लग कि बहुत ज्यादा न्यूक्लियाई सेम टाइम पे ज्यादा से ज्यादा डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा डिसइंटीग्रेट का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्जन कहाँ से कहाँ, ए से बी में फास्ट कन्वर्जन हो रहा है। इसका मतलब कि कोई भी एलिमेंट अगर वो ए से बी में जल्दी से कन्वर्ट हो रहा है, फास्ट कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब उसकी एक्टिविटी क्या है बच्चों, बहुत हाई है, उसकी एक्टिविटी क्या है, बहुत हाई है। सर में आगे लिख लो ये पॉइंट, if activity high, if activity high that means, if activity high that means
यहाँ पे ए मत लिखो, यहाँ पे एक्स लिखो, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। एक्स लिख लो। दैट मीन्स एलिमेंट एक्स इज कन्वर्टेड इनटू एलिमेंट बी। Element X is converted into element B. All the nuclei of X, all the nuclei of X have equal probability to convert in B, to convert in B. ठीक है, लिख लिया यहां तक बच्चों? Yes, sir. यस सर। ठीक है। यहां से बच्चों एक स्टार्ट होता है स्टैटिस्टिकल लॉ। स्टैटिस्टिकल लॉ स्टार्ट होता है। स्टैटिस्टिकल लॉ इंपॉर्टेंट लॉ है ये। ठीक है, ये दिया था बच्चों रदरफोर्ड और सॉडी ने मिलके दिया था। रदरफोर्ड सॉडी लॉ भी बोलते हैं, इन दोनों ने मिलके दिया था। यहीं से क्वेश्चन आते, देखो क्या कहता है कि मान के चलो एक एलिमेंट है एक्स, वो कन्वर्ट हो रहा है बी में, मतलब कि डेफ बी में क्यों बोल रहा हूँ, वाई में कन्वर्ट हो रहा है। जो एक्स एलिमेंट है डेफिनेटली वो अनस्टेबल ही होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से खुद से हो रहा है, और ये स्टेबल में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैं इनिशियली कंडीशन में मान के चल रहा हूँ कि इसके एलिमेंट जीरो नहीं मान के, तो कुछ भी मान सकते हैं, मैं मान के चल रहा हूँ अभी एन नोट है, बिल्कुल स्टार्टिंग में एन नोट है, कुछ कन्वर्जन नहीं हुआ, तो यहाँ पे बच्चे जीरो होंगे, यहाँ पे जीरो। टी इज इक्वल टू टी पर, टी इज इक्वल टू टी पे मान के चलो इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट रहेंगे ओनली एन, एन ही प्रेजेंट है यहाँ पे। अगर एन प्रेजेंट है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कन्वर्ट हुआ होगा ना। तो कितने, ये कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी, मेरे ख्याल से एन नोट ज्यादा वैल्यू होगी। डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं ना, अनस्टेबल है, डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी होगी बच्चे, यहाँ पे वैल्यू होगी एन नोट माइनस एन। यहाँ तक क्लियर है? अच्छे से पहले देख लो, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? Yes, sir. क्योंकि इन दोनों का सम फिर से एन नोट ही आ गया। ठीक है, और जो मैंने अभी पहले बताया था, अगर टी इज इक्वल टू टी प्लस डी टी हो जाता है, तो यहाँ पे एन तो आएगा ही आएगा, प्लस के डी एन मान के चल रहा हूं, मतलब कि कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। और जो यहाँ पे चेंज हुआ है, वही चेंज इसका यहाँ पे होगा अपोजिट में, वही चेंज यहाँ पे होगा अपोजिट में। तो कहाँ कितना चेंज होगा बच्चों, ध्यान से देखो, ये होगा एन नोट माइनस एन प्लस डी एन चेंज। देखो ना, पहले जीरो था या एन नोट था, यहाँ पे एन प्लस डी एन होगा, यहाँ पे हो जाएगा एन नोट माइनस एन प्लस डी। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? यहाँ तक क्लियर हो गया? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो हमने पढ़ा था, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो हमने पढ़ा है, जो कि अभी हमने पढ़ा था, जो कि वैल्यू थी डी एन डिवाइड बाय डी टी विद माइनस साइन, माइनस साइन, वो प्रोपोर्शनल किसके होगा बच्चों, एन के ही होगा। कैसे, अब ध्यान से समझो। मान के चलो कि एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलते हैं कि दो सिटी है, एक सिटी है ए, एक सिटी है बी। ठीक है, दो सिटी है बच्चों, तो यहाँ पे मान के चलो बिल्कुल एग्जैक्ट सिटी है, सेम इन्वायरमेंट है, सब कुछ है। ठीक है, सब कुछ एग्जैक्टली सेम सिटी है। तो है क्या, पर यहाँ पे बच्चे रहते हैं, थोड़ी सी स्मॉल सिटी है, यहाँ पे रहते हैं 1,000 लोग रहते हैं, मान के चलो यहाँ पे रहते हैं 10,000 लोग रहते हैं, सब कुछ एनवायरमेंट वाइज सही है। लेकिन यहाँ पे डेथ होते हैं बच्चे 10, तो यहाँ पे डेथ कितनी होगी, अगर सेम रेट से हो रहा था, यहाँ पे होगी बच्चे 100 डेथ होगी। हम मान के चल रहे हैं कि सेम पीरियड पे ही लोग, एग्जैक्ट सेम पीरियड पे ही लोग क्या हो रहे हैं, डेथ हो रही है, मतलब कि मान के चलो
70 एज पर डेथ हो रही है सबकी, तो यहाँ पे भी 70 एज पर डेथ होगी, वहां पे भी 70 एज पर डेथ होगी। हमने बोल दिया कि 1% डेथ रेट है, तो 1000 का 1% कितना होगा? 10। 10,000 का 1% हो गया 100। तो यहाँ पे देखो वैसे दूर से देखेंगे तो लगेगा कि यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा नंबर वाइज है, परसेंटेज वाइज तो सेम ही हो गया। परसेंटेज वाइज क्या हो गया बच्चों? सेम हो गया। तो यहाँ पे ज्यादा डेथ क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे लोग ज्यादा रहते थे। ऐसे ही अगर न्यूक्लियाई या मैं बोलूंगा उस एलिमेंट का साइज बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे और ज्यादा नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन ज्यादा होगा ना, वहाँ पे डिसइंटीग्रेशन और भी ज्यादा होगा। तो वही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेट ऑफ इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। जितने ज्यादा उसके अंदर न्यूक्लियस होंगे उतना ज्यादा ही डिसइंटीग्रेशन होगा उसका। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या ये बात क्लियर होगी बच्चे? हाँ जी, बात क्लियर यस होगी सर। बच्चे सभी को? ठीक है। तो यही इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए बच्चे हमने क्या किया, देखो dn/dt -n, और ये बन गया इक्वल टू -n लेमडा। ये बन बल्कि लेमडा आ गया है माइनस के लेमडा n। तो यहाँ पे लेमडा क्या है बच्चों? लेमडा है डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट जिसकी यूनिट क्या होगी? देखो डिके कांस्टेंट एन से एन कट जाएगा तो 1/t आएगा, तो इसकी यूनिट होगी पर सेकेंड। पर सेकेंड होगा, मतलब फ्रिक्वेंसी के डायमेंशन के बराबर होगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? डीके कांस्टेंट है तो ये प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट और सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता? एक्सटर्नल टेम्परेचर प्रेशर इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल पैरामीटर लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, एक्सेट्रा। ठीक है। अब ध्यान से देखो, जितना ज्यादा लेमडा की वैल्यू ज्यादा होगी, देखो एन तो ही है, किसी भी मटेरियल की या किसी भी बोलूंगा एलिमेंट की लेमडा की वैल्यू ज्यादा है, उतना ज्यादा डिसइंटीग्रेशन होगा, उतना ज्यादा ही क्या होगा बच्चों? डिसइंटीग्रेशन होगा। अगर अगर कोई भी लेमडा की वैल्यू अगर ज्यादा है तो बच्चों वो हाईली हाईली रेडियो एक्टिव होगा। और हाईली रेडियो एक्टिव का मतलब हाईली उसकी एक्टिविटी होगी। एक्टिविटी हम पढ़ चुके, एक्टिविटी क्या होता है? माइनस के dn/dt तो एक्टिविटी होता है, मतलब कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होता है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होता है। लेमडा की वैल्यू नीचे करने पे तो लोअर हो जाएगा। लेमडा की वैल्यू जीरो हो जाए तो उसका मतलब क्या? देखो लेमडा की वैल्यू जीरो होने पे तो डिसइंटीग्रेशन हो ही नहीं रहा है। नो डिसइंटीग्रेशन, नो डिसइंटीग्रेशन। अगर डिसइंटीग्रेशन नहीं हो रहा तो उसका मतलब क्या है? सर स्टेबल है। स्टेबल हो गया ना, टूट ही नहीं रहा उसमें से न्यूक्लियर नहीं निकल रहे, तो वो क्या है बच्चों? स्टेबल। सर में आ गया? क्लियर हो गया बच्चों? यस और नो? यस सर। यस सर। अब यहाँ से एक फॉर्मूला आएगा जिस पे क्वेश्चन आता है। देखो अभी तक फॉर्मूला ये तो है पर इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला आएगा एक्सपोनेंशियल का, जैसे कि हमने जब हम केमिस्ट्रेंस पढ़े थे तो उसी टाइप का कुछ फॉर्मूला आएगा। देखो हमने क्या माना था? हमने माना था कि सर जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है वो माइनस लेमडा एन के बराबर है। जितना एन की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ज्यादा डिसइंटीग्रेशन होगा, और लेमडा की वैल्यू उसकी प्रॉपर्टी के सब्सटेंस की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एन की वैल्यू निकालनी है, किस रेट से हो रही है। तो हम इंटीग्रेशन करेंगे ऑन बोथ साइड, बल्कि dt मेरे को यहाँ लेके आना पड़ेगा, एन मेरे को नीचे लेके आना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा dn/n, इधर बन जाएगा -λ/dt। अब इंटीग्रेशन करेंगे, देखो एन जब टी इजकल टू जीरो था, याद करो टी इजकल टू जीरो पे वैल्यू थी यहाँ पे एन नॉट, और टी इजकल टू टी पे वैल्यू थी बच्चे मेरी एन, है ना? ये वैल्यू थी तो ये वैल्यू मैंने रख दी। ये वैल्यू नीचे है तो ये आपको पता है इसका क्या होगा? नेचुरल लॉग एन लिमिट नॉट टू एन। ये क्वेश्चन है तो ये जाएगी -λ/t - 0, तो ये होगा डायरेक्टली हो गया λ/t हो गया।
इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये आएगी बच्चे एल एन एन माइनस एल एन एन नॉट, ये हो जाएगी एल एन एन बाय एन नॉट इक्वल टू माइनस के लेमडा टी। इसमें एन की वैल्यू आ जाएगी एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस के लेमडा टी। नेचुरल लॉग का एंटी लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा। अब इसका खुद कॉन्सेप्ट समझो, देखो ऐसा कॉन्सेप्ट तो हम समझ चुके हैं। जब मैंने बोला था कि अगर आप टी की वैल्यू चेंज करते रहेंगे तो होगा क्या, टी की वैल्यू चेंज करने से, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव एक्सपोनेंशियल है, तो उसकी वैल्यू बच्चों कम होती रहेगी, मतलब डिसइंटीग्रेट होती जा रही है। बस ये तो समझा रहे हैं। क्या हो रही है बच्चों, डिसइंटीग्रेट हो रही है, वैल्यू कम हो रही है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, टी इज इक्वल टू जीरो पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी एन नॉट, एन नॉट होगी। और वो क्या होती जा रही है बच्चों, डिक्रीज करती जा रही है, डिक्रीज करती जा रही है, डिक्रीज। तन में आगे सभी को यस और नो, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, यस। इसलिए बस यहाँ पे लिख रहा हूँ टाइम डिपेंडेंट है। कैसे, टाइम के साथ वेरी करती जा रही, टाइम के साथ वेरी करती जा रही, कम होती जा रही लगातार। आसान है, सन में आ गया, सन में आ गया अच्छे से यहाँ तक। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है इसको, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। हम्म। ठीक है। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, ये ए को, एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बल्कि मुझे बोलना चाहिए दैट इज एन एक्स, जो कि डिसइंटीग्रेट कर रहा है। एक्स जब डिसइंटीग्रेट कर रहा है तो किस में आ रहा है सर, वो बी में आ रहा है, तो मुझे एन बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एन बी की वैल्यू। तो देखो एन बी होगा क्या, तो अभी हमने क्या निकाला कि जो मेरा एक्स एलिमेंट है वो डिसइंटीग्रेट कर रहा है किस रेट से, सिर्फ एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस के लेमडा टी से डिसइंटीग्रेट कर रहा है। खुद सोचो, अगर मैं ये मान के चलो एन एक्स है मेरा, खुद सोचो कि अगर मुझे वैसे भी, अगर मुझे एन बी एन वाई बनाना होता, तो भाई साहब टी की टी इक्वल टू जीरो पे तो उसकी वैल्यू ही नहीं थी, टी इक्वल टू जीरो पे वैल्यू थी। जैसे जैसे डिसइंटीग्रेट करता रहेगा ये इसको क्या करता रहेगा बच्चों, इंटीग्रेट करता रहेगा, बस इसकी वैल्यू कम होती रहेगी, इसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। और हमें याद है, वैसे वैसे तो मैं फॉर्मूला ड्राइव तो करूंगा ही, पर मुझे याद है इसको हम कैसे वैल्यू लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू लिख सकते हैं एन नॉट वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस के लेमडा टी। चेक भी कर सकते हो, लेमडा इजकल टू जीरो पे वैल्यू जीरो, और बार वैल्यू बढ़ती रहेगी। पर ये वैल्यू आई कैसे वो देखते हैं। यहाँ तक लिख लिया, यहाँ तक लिख लिया बच्चे। तो देखो मैंने बताया था बच्चों यहाँ पे कि टी इजकल टू टी पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, एन नॉट माइनस एन हो जाएगी, किस पे, वाई पे। तो मेरी जो एन वाई बन गया वो क्या बन गया, एन नॉट माइनस एन, एन की वैल्यू मैंने निकाली थी, निकाली थी, कितनी निकाली थी, एन नॉट ई रेस्ट पावर माइनस के लेमडा टी, कॉमन ले लो तो देखो बन गया ना, एन वाई की वैल्यू क्या आ गई, एन नॉट वन माइनस ई रेस्ट पावर माइनस के लेमडा टी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टाइम के साथ इसकी वैल्यू बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि ये डिसइंटीग्रेट एक्स से निकल के मेरे पास इंटीग्रेट हो रहा है वाई पर। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक सभी को, क्लियर। यस सर। ठीक है, अब मुझे निकालनी है ए की एक्टिविटी, ए की एक्टिविटी निकालनी है, देखो एक्टिविटी ऑफ ए। याद करो एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था सर, आपने बताया था एक्टिविटी का माइनस के डी एन बाई डी टी बताया था। हाँ, क्या आपने एन की वैल्यू निकाली है, निकाली है रही एन की वैल्यू, एन एक्स की वैल्यू। तो क्या निकाली बच्चे आपने, एन एक्स की वैल्यू निकाली एन नॉट ई रेस्ट पावर माइनस के लेमडा टी। अगर याद करो एन नॉट तो चलो बाहर कांस्टेंट है, मैक्सिमम वैल्यू है। इसको अगर मैं टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूं एक्सपोनेंशियल को, तो आपको पता है क्या आएगा, माइनस लेमडा बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, दैट विल बिकम एन नॉट लेमडा ई रेस्ट टू पावर माइनस के लेमडा टी। ये बन गया ए। इसी कोई मैक्सिमम वैल्यू बोलूंगा एक्टिविटी की, तो वो क्या बन जाएगा, ए नॉट। तो ए नॉट की वैल्यू क्या होगी बच्चे, लेमडा एन नॉट। धीरे धीरे एक्टिविटी स्लो भी तो होगी, क्यों सर, शुरू में ज्यादा एलिमेंट, शुरू में एलिमेंट में बहुत सारे न्यूक्लियस है सर, मान के चलो लाखों न्यूक्लियस है।
हाफ टाइम के बाद मतलब कुछ टाइम के बाद न्यूक्लियर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, तो रेट भी तो कम होता रहेगा ना, धीरे धीरे रेट कम होता रहेगा। पहले 1000 थे, अब 10, अब कितने हो गए, 500 हो गए, अब स्लो हो जाएगी प्रोसेस। जब 200 हो जाएंगे तो थोड़ी स्लो प्रोसेस हो जाएगी। मतलब इसको इस तरीके से समझो कि अगर मैं टाइम से सेकंड में डिवाइड करो, 0 1 2 3 5, वैसे ही रैंडमली टाइम ले लिया मैंने, ऐसे एग्जैक्टली करेगा नहीं लेकिन मैंने टाइम ले लिया। तो मान के जो स्टार्टिंग में उसके बाद 1000 थे, ठीक है, 1 सेकंड के बाद बच्चे उसके पास रह गए 600 ही बस। उसके बाद रह गए 400, उसके बाद रह गए 300, उसके बाद रह गए 230। तो आपने देखा होगा पहले वाले सेकंड में 400 डिके करें एलिमेंट, नेक्स्ट 1 सेकंड में ओनली 200 करें, नेक्स्ट वाले में 100 करें, उससे नेक्स्ट वाले में 70 करें। तो देख रहे हो रेट कम होता जा रहा है, एक्टिविटी रेट कम होता जा रहा है। क्यों सर एक्टिविटी रेट इसलिए कम होता जा रहा है क्योंकि टाइम के साथ साथ बढ़ने से क्या हो रहा है बच्चों, जो एलिमेंट थे ना एन नॉट थे मैक्सिमम वैल्यू, वो भी तो कम होते जा रहे हैं, वो भी तो क्या होते जा रहे हैं देखो, कम होते जा रहे हैं। तो रेट भी क्या होता रहेगा हमारा, कम होता रहेगा, उस एलिमेंट का रेट भी क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा, टाइम के साथ कम होता रहेगा। सर में आ गया यहाँ तक, यहाँ तक सर में आ गया बच्चों, यस और नो? क्या पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो इसका ग्राफ भी सिंपल सा वही है। तो अगर मैं टी के साथ रिप्रेजेंट करूं एक्टिविटी को तो ये हो जाएगी ए नोट वैल्यू, जो कि है लेमडा एम नॉट, ये वैल्यू भी डीके कर रही है, आपकी वैल्यू भी डीके कर रही है। अब यहाँ से दो टर्म आएंगे वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है, इस पे ही क्वेश्चन आते हैं। तो फॉर्मूला हो गया, अब फॉर्मूले में क्या करना होता है, एक टर्म होती है बच्चों हाफ लाइफ, हाफ लाइफ, इसको बुक्स में कई बार कैपिटल ही लेते हैं, कभी स्मॉल टी, हम ये वाले यूज कर लेते हैं कैपिटल टी। लिख लो, इट इज द टाइम इन विच, इट इज द टाइम इन विच नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई विल बिकम हाफ ऑफ इनिशियल, एक्टिव न्यूक्लियाई विल बिकम हाफ ऑफ इनिशियल। तो जो इनिशियल में थी, याद है हमारी इनिशियल में कितने एलिमेंट थे सर, एन नॉट थे। तो एक ऐसा टाइम है ये, इस टाइम के बाद हाफ हो जाएंगे बस। मतलब जो हमने देख, ध्यान से देखो, जो हमने एन निकाला था दैट वाज एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस के टी बाय, सॉरी बस, माइनस के लेमडा टी, ये निकाला था हमने, है ना, ये वैल्यू हमने निकाली थी। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये क्या कह रहा है कि एक ऐसा टाइम पीरियड है बच्चे जिसपे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, एन नॉट बाई टू हो जाएगी बस। ये तो है, ये तो है बस। अब ऐसा तो कुछ भी, कोई और भी टाइम ले सकते हैं। आप बोलोगे एक ऐसा टाइम पीरियड ले लो जिस पे वैल्यू 1/3 हो जाएगी, तो मैं सिंपल क्या करना, एन नोट बाय 3 करना बस, है ना, एन नोट बाय 3 करना, फिर वार की वैल्यू निकालने जो हम निकालेंगे। समझ में आ गया? तो हमें वैल्यू निकालें, टाइम पीरियड की वैल्यू निकालें, तो कैसे निकलेगी देखो, एन विल बिकम एन नोट बाय 2, ये एन नोट तो है ही पहले से, ई रेस्ट बार माइनस के लेमडा टी, देखो क्या बन गया, टी का हाफ बन गया। हमें ये निकालना है, ये कैसे निकलेगा देखो, एन नोट से एन नोट कैंसिल, 1/2 ई रेस्ट पावर माइनस के लेमडा टी का हाफ। नेचुरल लॉग ले लो, तो नेचुरल लॉग लोगे 1/2, इसका लोगे तो माइनस के लेमडा टी का हाफ। टू को ऊपर लेके जाओगे तो आपको पता है माइनस का बाहर आ जाएगा, माइनस का लेमडा हाफ, नेगेटिव से नेगेटिव। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है आपको ये वाला भी, दैट विल बिकम ln2 डिवाइड बाई लेमडा। ln2 की वैल्यू 6 फिक्स होती है, 0.693 डिवाइड बाई लेमडा, याद रखना है बच्चों। तो अगर आपको लेमडा की वैल्यू पता है, लेमडा की वैल्यू पता है, तो डायरेक्टली आप हाफ टाइम निकाल सकते हो। हाफ लाइफ का मतलब क्या है बच्चों, हाफ लाइफ का मतलब है कि जितने पहले उसके अंदर न्यूक्लियर पड़े थे ना बच्चों, वो हाफ रह गए बस, कितने टाइम में, इतने टाइम में हाफ रह गए। सर में आ गया बच्चों, यस और नो? क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. है ना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना बच्चों। अब एक खुद सोच के देखो, देखो आराम से देखते हैं, देखो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ना डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये आपको समझना हो। मान के जो इनिशियल एलिमेंट थे एन नॉट, वो कन्वर्ट किस में हुए सर, वो कन्वर्ट हुए हैं एन नॉट बाय टू। और जो कितना टाइम लिया है सर उन्होंने, उन्होंने टाइम लिया बच्चे हाफ, हाफ टाइम लिया है। ठीक है, टी हाफ यूज किया है ना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एन नॉट बाय टू, अगर एन नॉट बाय टू का हाफ ले लूं मैं, मतलब कि इसका फर्दर हाफ, तो उसने भी तो वही सेम टाइम लिया होगा। क्यों सर, सेम ही तो एलिमेंट है, बिल्कुल सही बात है। इसका भी फर्दर हाफ लिया, ऐसे। इसका मतलब कि ये बन गया बच्चों एन नॉट बाय फोर, ये बन गया एन नॉट बाय एट। तो इसने कितना टाइम लिया सर, इसने भी इतना ही सेम टाइम लिया। टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन इक्वल टाइम इंटरवल में कर रहा है, ये काम इक्वल टाइम इंटरवल में कर रहा है। इक्वल टाइम इंटरवल का मतलब समझ रहे हो, इसको इस तरीके से समझो, पहले 100 थे, 100 को 50 में इसने मान के चलो 2 सेकंड में कन्वर्ट किया, रैंडमली लिए 2 सेकंड। 50 to 25 उसने कितने सेकंड में किया सर, उसने भी सेम 2 सेकंड में किया। फिर 25 to 12 बोले, 12.5 बोले, कितने सेकंड में किया सर, उसने भी सेम 2 सेकंड में। तो मैं बोलूंगा 100 to 12 कितने सेकंड में किया सर, 6 सेकंड में किया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या ये बात अच्छे से क्लियर हो गई, यस और नो? Yes, sir. है ना? तो यहां से एक और फॉर्मूला निकल गया कि क्या, देखो कि मान के चलो ऐसे तो डीके बढ़ता जा रहा, 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 तो कितने टाइम्स हाफ निकालेंगे, ध्यान से कितने टाइम्स हाफ निकालेंगे। तो मान के चलो ऐसे एन टाइम्स हाफ निकाला मैंने। तो मान के चलो पहले एन नॉट था, एन नॉट बाय टू हो गया, एन नॉट बाय टू का स्क्वायर हो गया, एन नॉट बाय टू रेस टू पावर थ्री हो गया, एन नॉट बाय टू रेस टू पावर फोर हो गया। वन प्रोसेस, टू प्रोसेस, थ्री प्रोसेस, फोर, ऐसे एन टाइम्स हो जाएंगे। डैश 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 करके टू रेस टू पावर एन हो गया। तो कितना टाइम लिया होगा सर, एक ये, दो, तीन, चार, चार में चार है, तो एन में कितना होगा सर, एन में होगा टोटल टाइम कितना होगा एन में सर, होगा टोटल टाइम एन टाइम्स टी हाफ हो जाएगा। सर में आ गया? तो टोटल टाइम इसने एन, एन नोट से इसमें कन्वर्ट होने के लिए, दोबारा सुनो, एन नोट से एन नोट बाय टू रेस टू पावर एन कन्वर्ट होने में कितना टाइम लिया, एन टाइम्स टी हाफ लिया। ये सन में आ गया? सन में आ Yes. गया? वन पुट करोगे तो देखो पहला केस हो जाएगा, टू पुट करोगे तो यहां से यहां पहुंच जाएगा, थ्री पुट करोगे तो यहां से यहां पहुंच जाएगा, बस। सन में आया कि नहीं आया? ये हो गया डिकेइंग रेट, ये भी तो Yes. डिकेइंग है, ये डिके करता जा रहा है रेट। क्लियर हो गया बच्चों? है ना? ठीक है, तो ये हो गया एन। एन की वैल्यू क्या है बच्चे, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, देखो एन की वैल्यू क्या निकाली आपने, एन की वैल्यू निकाली टी पावर टी हाफ। तो आप ये भी पुट कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू एक और होगी एन नॉट टू रेस टू पावर टी डिवाइड बाय टी हाफ। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और भी क्लैरिटी से सन में आ जाएगा, बस अभी बेसिक बेसिक हम फंडामेंटल क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, सेम एक्टिविटी के लिए भी यही होगा, क्योंकि एक्टिविटी भी तो एन नोट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो सेम एक्टिविटी के लिए होगा बच्चों, एक्टिविटी भी क्या होगी, ए नोट डिवाइड बाय टू रेस टू पावर एन होगी। कैसे सर, ए नोट क्या था सर, ए नोट था लेमडा एम नोट। सर लेमडा तो फिक्स है, एन नोट चेंज होता रहेगा, इसलिए ए नोट जैसे यहाँ पे एन नोट डिवाइड बाय टू रेस टू पावर एन है, ऐसी ए नोट डिवाइड बाय टू रेस टू पावर एन होगा, जिसको हम फर्दर वी कैन राइट टू रेस टू पावर टी बाय टी हाफ। याद रखना, टी टोटल टाइम लिया है कन्वर्ट होने में, कहाँ से कहाँ सर, एन नोट से एन नोट बाय टू रेस्ट पावर एन कन्वर्ट होने में, और टी हाफ टाइम पीरियड तो आपको मैं पहले बता चुका।
क्लियर हो गया? हाँ जी बच्चों, यस क्लियर हो सर। गया? Yes, sir. ठीक है, इस चीज का याद रखना है। याद कैसे रखना है? देखो कई बार ना एग्जामिनर, अब दो तरीके के बच्चे हैं, मान के चलो कि क्वेश्चन में ऐसा देखो, ऐसा दे दिया। कि क्वेश्चन में ऐसे दे दिया कि कैसे, एक क्वेश्चन में देते हैं, रुक जा। एक क्वेश्चन में दे दिया कि एक दो तीन, उसने ऐसे बोल दिया कि एक एलिमेंट है एक्स, वो वाई में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, और उसने टाइम लिया, मान के चलो कि ए ईयर्स ले लिए। ध्यान से सुनना, ए ईयर्स ले लिए, ठीक है। लेकिन अगर एक्स वाई बाय 16 में कन्वर्ट हुआ तो कितना टाइम लेगा? इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते। अब आपको पता है ए से एक्स में कन्वर्ट हुआ ईयर्स में, तो ये तो फिर 1/16 नहीं हो गया? याद करो, 1/16 कितना हो गया? मैंने बताया था y2⁴। इसका मतलब कि फर्दर चार प्रोसेस हुई हैं। चार प्रोसेस हुई हैं, मतलब कि कितनी प्रोसेस हुई? चार बार हाफ प्रोसेस हुई हैं। तो अगर ये एक ईयर्स में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे प्लस में 4t हाफ आ जाएगा। नहीं सन में, तो दोबारा बता रहा हूँ, देखो एक्स से वाई में तो सन में आ गया, एक्स से वाई में तो सन में आ गया। अब वाई कैसे कैसे कन्वर्ट होगा? देखो वाई कन्वर्ट हुआ पहले y/2 में, फिर कन्वर्ट हुआ y/4 में, फिर कन्वर्ट होगा y/8 में, फिर कन्वर्ट हुआ y/16 में, ऐसे तो कन्वर्ट हुआ। अब आपको बताओ y से y/2 में तो t हाफ लेगा ना, ये भी t हाफ लेगा, ये भी टी हाफ टाइम लेगा, ये भी टी हाफ टाइम, तो कितना हो गया? एक दो तीन चार, चार ले लिया। पहले तो एक्स और वाई में ईयर्स तो ले ही रहा था। अब कई बार क्या होता है ना, इन एक्स की वैल्यू गिवन होगी, मान के चलो कुछ 100, मान के चलो रैंडम ले लिया। वाई की वैल्यू है 80 ले लिया, चलो। और मैंने अभी पहले बोला 100 to 80 में इतने टाइम लेता है, तो 100 से 20 में कितना टाइम लेगा? तो आपको पता होना चाहिए 20 और इसमें कितना, कितने का डिफरेंस है, बल्कि 16×5 = 80, पाँच पाँच आएगा यहाँ पे, पाँच। 5 और 80 में कितने का रेशो आ रहा है सर? 16 का रेशो आ रहा है। इस वजह से अगर ये कुछ और होता ना, जैसे मान के चलो कि 2 आ जाता है यहाँ पे 2, तो मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता हूँ। कैसे? देखो 80/2 कितना होता है? 40 होता है। 40 का तो हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, क्यों सर? क्योंकि y16 है तो y अब 32 होगा। सर ये तो इन दोनों के बीच का हो गया, इन दोनों के बीच का हो गया ना, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, फिर टी हाफ वाला। उसके लिए दूसरा कॉन्सेप्ट होगा, फिर वो मैं बाद में बताऊंगा। सर में आ गया? टाइम बचाने के लिए बता रहा हूँ, अगर इनका मल्टीपल 2 रेज टू पावर में आ रहा है तो आप उसमें टी हाफ टाइम पीरियड ऐड ऑन कर सकते हो। अगर 2 रेज टू पावर मल्टीपल में नहीं आ रहा है तो आप टी हाफ टाइम पीरियड नहीं यूज करोगे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। जैसा कि क्वेश्चन आया था, देखो जेई एडवांस में आया था, जेई एडवांस का क्वेश्चन देखो, लिखो स्टेटमेंट। देखो ऐसा क्वेश्चन था कि मान के चलो कि एक रूम है, ध्यान से सुनना, देखो एक रूम है, उस रूम में रेडियो एक्टिव एलिमेंट पड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट पड़े हुए हैं, ठीक है। ये कहता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट पड़े हैं जिसकी एक्टिविटी स्टार्टिंग में A0 है, कितनी है? A0 है, ठीक है। और इसका जो टी हाफ टाइम पीरियड है, इसका जो टी हाफ टाइम पीरियड है बच्चों को कितने? 2 आवर्स का है, 2 आवर्स का। अभी सुनते रहना, देखो टी हाफ टाइम पीरियड 2 आवर्स का। तो ये कहता है कि अगर अभी पर्सन जाएगा, अभी बिल्कुल इंस्टेंट पे जाएगा तो ये बीमार हो जाएगा। ये कहता है कि अगर ये पर्सन A0/32 पे जाता है, इतनी एक्टिविटी होने के बाद जाता है इसमें, तो ये बीमार नहीं पड़ेगा। दोबारा सुन लो, अगर ये अभी करंट स्टेट पे जाएगा तो बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि आपको पता है रेडिएशन एमिट करेंगे,
और वो हार्मफुल होती हैं, आप सभी को पता है। तो अभी जाएगा रूम में, बीमार पड़ जाएगा। लेकिन अगर ये A0/32 पे जाएगा, जब इसकी एक्टिविटी इतनी डिके कर चुकी होगी, तब ये बीमार नहीं पड़ेगा। तो वो पूछता है कि उसको कितने टाइम के बाद जाना चाहिए। अब बताओ क्या आंसर होना चाहिए, सोच समझ के बताओ। कितने टाइम पीरियड के बाद जाना चाहिए उस पर्सन को अंदर, ताकि वो बीमार ना पड़े या फिर कोई भी उसका इफेक्ट ना पड़े रेडियो एक्टिविटी का। बताओ क्या आंसर होना चाहिए। हाँ भाई, हितेन दिवस क्या होना चाहिए एवं लवण्य लक्ष्य। A0 था, A0/32 पर एंटर कर सकता है, तो कितने टाइम पीरियड में करना चाहिए। 10 घंटे। 10 घंटे? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, पता नहीं था टाइम से लगा दिया। सर ये देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ A0 2⁵ मैंने क्या बोला था, n टाइम्स डिके कर रहा है। कितना n है यहाँ पे, 5 है। कितना डिके है बच्चे यहाँ पे, 5 टाइम्स। 5 रेट से कर रहा है, n की वैल्यू कितनी होगी, 5। सर आपने बताया था वो टाइम पीरियड होता है T × T½ T½ पहले ही आप 2 आवर्स बता चुके हो, ये 5 है, ये 10 आवर्स होगा। देखो ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। समझ में आ गए सभी को, यस और नो क्वेश्चन अब क्लियर है। तो अगर Yes, दस sir. घंटे बाद जाएगा तो रेडिएशन का इफेक्ट कम हो जाएगा, और वो बीमार नहीं पड़ेगा, वो रूम में जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट था। चलो तो नेक्स्ट आता है बच्चों, एवरेज टाइम, एवरेज लाइफ और मीन लाइफ। एवरेज लाइफ, मीन लाइफ, ये क्या बताता है बच्चों। ये एक ऐसा टाइम पीरियड बताता है जब तक न्यूक्लियस लाइव रहेगा। लाइव मतलब जिंदा रहेगा, बिल्कुल खत्म नहीं हो जाएगा, वो वाला मीन लाइफ। अब मीन लाइफ इसलिए बोला, हो सकता हो कुछ न्यूक्लियस 10 सेकंड में डिस्ट्रॉय हो जाए, पूरा का पूरा डिसइंटीग्रेट हो जाए। कुछ न्यूक्लियस 50 साल में डिसइंटीग्रेट हो, लेट सपोज। तो मुझे एवरेज टाइम लेना पड़ेगा ना, कि टोटल एवरेज टाइम कितना, क्योंकि उसके अंदर तो लाखों न्यूक्लियस हैं। कुछ तो बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, कुछ टाइम बाद डिसइंटीग्रेट होंगे। तो याद करो, हम उसके लिए एवरेज वैल्यू निकाल देते, क्या निकाल देते बच्चों, एवरेज वैल्यू निकाल देते। और एवरेज वैल्यू आप पढ़ चुके हो, मीन का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो मैथमेटिक्स में, तो उसी तरीके से निकालेंगे हम। लिख लो, लिख लो बच्चे। मीन लाइफ और एवरेज लाइफ इज द टाइम फॉर द न्यूक्लियाई टू बी लाइव बिफोर डिस्टोर्शन, टू बी लाइव फॉर डिस्टोर्शन, बिफोर डिस्टोर्शन नहीं, बिफोर डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय होने से पहले वो कितनी एवरेज लाइफ जिया। कुछ पहले बता रहा हूँ, सारे न्यूक्लियस सेम लाइफ तो नहीं जिएंगे, कुछ जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, कुछ कुछ टाइम बाद लेट डिसइंटीग्रेट होंगे। तो मैं एवरेज टाइम ले रहा हूँ। एवरेज टाइम ले रहा हूँ। तो एवरेज टाइम कैसे निकालते हैं बच्चों, देखो याद करो। अगर हम ऐसे बोलते थे ना, अगर हम मैथमेटिक्स में ऐसे बोलते थे कि 5 बच्चों के 100 में से 50 नंबर आए हैं, 6 बच्चों के 55 आए हैं, बाकी 10 बच्चों के 40 आए, तो एवरेज मार्क्स कितने हैं। हम इसको मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, फिर इनको ऐड करते थे, ऐड करते थे, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट करते थे। वही सेम कॉन्सेप्ट बच्चों क्या करें हम, कितने चेंजेस आए। जैसे कि हमने देखा था कि मान के चलो एक एक्स है और एक वाई है, उसमें जो डिकेइंग कांस्टेंट है मान के चलो लेमडा है। एट t = 0 पर इसमें एन नोट एलिमेंट थे, यहाँ पे 0 थे। एट t = t पे यहाँ पे बच्चे n बच गए, तो यहाँ पे डेफिनेटली कितने आए होंगे, n - n0 आए होंगे। एट t चेंज टू t प्लस डी टी, तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे n प्लस डी एन डिसइंटीग्रेट हुए हैं, यहाँ पे हुए बच्चे n, सॉरी ये होगा n0 - n, n0 - n, ये होगा n0 - के n प्लस डी। तो ये जो डीएन है, यही तो न्यूक्लियर चेंज हो रहे हैं ना, दिस आर द चेंजेस ऑफ न्यूक्लियर।
तो इसकी वजह से बच्चों जो एवरेज टाइम होगा देखो क्या होगा, ये हो गया माइनस के डीएन, माइनस के डीएन कितने टाइम में हुए हैं, टी टाइम में हुए हैं। टोटल कितने थे, टोटल थे एन नॉट, टोटल थे कितने बच्चे एन नॉट। और एन की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, एन की वैल्यू हमने निकाली थी, क्या थी, एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस के लेमडा टी। ये पुट कर दो इसके अंदर और उसका डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट है ना यहाँ, डिफरेंशिएट कर दो, ये बन जाएगा एन नॉट, इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस के लेमडा, ये माइनस पहले से था यहाँ पे, ई रेज टू पावर माइनस के लेमडा टी, फिर आ जाएगा यहाँ पे टी डिवाइडेड बाय एन नॉट। सर कहाँ से कहाँ आएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कहाँ तक ये जिएंगे, मुझे नहीं पता कहाँ तक जिएंगे, तो मैं मान के चलूँ जीरो से लेकर इन्फानाइट तक। एक हो सकता हो इन्फानाइट तक जी रहा, एक हो सकता हो 0 सेकंड में जी रहा, तो मैं मान कर जीरो से लेकर इन्फानाइट है। तो माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे, ये बन जाएगा एन नॉट लेमडा ई रेस्ट पावर माइनस के लेमडा टी, टी, ठीक है, ये कर दिया। और इस टी का डिफरेंशिएट भी तो होगा डी टी, ये डी टी भी आएगा। भाई तुमने डीएन यूज किया, डीएन का मतलब एन और बाहर, इसका डिफरेंशिएशन और इस टाइम का डिफरेंशिएशन भी तो dt होगा, dt बचेगा, ये हो जाएगा एन नॉट, जीरो से एन नॉट से एन नॉट कैंसिल, लेमडा बाहर, जीरो से इन्फानाइट, टी ई रेस्ट पावर माइनस के लेमडा टी डी टी। इस टाइप के आप कर चुके हो, बाय पार्ट में हम करते हैं, कैसे करते हैं, लेम टी को छोड़ते हैं और इसका इंटीग्रेशन करते हैं, जो कि होता है ई रेस्ट पावर माइनस के लेमडा टी डिवाइड बाय माइनस लेमडा विद माइनस साइन, इंटीग्रेशन, इसका करते हैं डिफरेंशिएशन जो कि 1 होगा, इसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो ई रेज़ पावर माइनस के लेमडा टी माइनस लेमडा, फिर इंटीग्रेशन बाद में फिर से करेंगे, लिमिट जीरो से इनफाइनाइट। पता है ना यूवी वाला फॉर्मूला, यू वी है, यू को छोड़ो, वी का इंटीग्रेशन, फिर इसका डिफरेंशिएशन, फिर वी का इंटीग्रेशन, फिर फर्दर इन पूरे का इंटीग्रेशन। याद है वाला मेथड, पढ़ चुके आप इंटीग्रेशन में, यस और नो। यस। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक बच्चों। अब मुझे फर्दर इसका इंटीग्रेशन करना है, तो मेरे ख्याल से देखो मैं फर्दर इंटीग्रेशन करूंगा तो माइनस लेमडा फिर नीचे आ जाएगा, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस लेमडा। तो मैं यहीं पे ट्राई करता हूँ, देखो लेमडा बाहर, माइनस के टी बाय लेमडा ई रेस्ट पावर माइनस के लेमडा टी माइनस ई रेस्ट पावर माइनस के लेमडा टी, माइनस लेमडा विल बिकम लेमडा स्क्वायर, लिमिट जीरो से इन्फानाइट। देखो इन्फानाइट पुट करूंगा इसमें तो जीरो दे देगा, जीरो पुट करूंगा यहाँ पे तो जीरो देगा, ये तो दोनों यूनिट में जीरो जीरो ही आ रहा है, दोनों में ही जीरो जीरो आ रहा है। देखो जीरो पुट करूंगा ये जीरो दे देगा, इन्फानेट पुट करूंगा, ई रेस्ट पावर माइनस इन्फानेट भी जीरो होता है। इसमें देखो जीरो दे दूंगा तो बच जाएगी वैल्यू, और इन्फानेट दे दूंगा तो जीरो आ जाएगी, तो ये आएगी प्लस के 1/लेमडा स्क्वायर बचेगी। तो फाइनल वैल्यू बचे वाके 1/लेमडा, ये आपकी टी एवरेज वैल्यू है बस। याद करो टी हाफ आया था क्या, 0.693 में लेमडा, और टी एवरेज कितना है बच्चे, 1 में लेमडा। तो इसका मतलब कि जो टी हाफ होता है वो होता क्या है, सर टी हाफ होता है 0.693 टी एवरेज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी है, टी एवरेज वैल्यू लिखिए बच्चों। यस।
है ना। अब करते हैं, देखो क्वेश्चन। लिखो। द हाफ लाइफ ऑफ the half life of 198 gold is 2.7 days। हाफ लाइफ है बच्चे। कैलकुलेट द डिके कांस्टेंट, मतलब लैम्डा निकालना है। एवरेज लाइफ, मतलब टी एवरेज निकालना है। अब लिखो द एक्टिविटी ऑफ of 1 mg of 198 AU निकालना इफ एटॉमिक वेट ऑफ AU 198 इज 198 ग्राम पर मोल। ये गिवन है। लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लगा के करेंगे। कैसे करना है वैसे केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके। तो देखो, पहला देखो। पहला तो बहुत सिंपल है, लेमडा है, टी हाफ गिवन है। हमें पता है टी हाफ बराबर होता है बच्चे 0.693 अपॉन में लेमडा। लेमडा निकाला तो लेमडा किसके बराबर हो, 0.693 अपॉन में 2.78। तो डेज में तो नहीं निकलता, आपको याद करो पर सेकंड में निकलता है। तो 0.693 कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स तो आएगी ही आएगी। इतने डेज में कितने आवर्स, 24 आवर्स इंटू 3600। ठीक है, पूरी कैलकुलेशन अच्छे से करनी होगी तो फाइनल रिजल्टेंट आएगा 2.9 टेंस पावर माइनस के 6 पर सेकेंड। ये आंसर है पहले का। क्लियर हो गया सभी को, यस और नो? क्लियर है। यस यस सर। सर। सेकेंड क्या निकालना, टी एवरेज। टी एवरेज तो हमने देखा था ना, टी हाफ इक्वल टू 0.6। अरे वैसे भी टी एवरेज क्या होता है, 1 अपॉन में लेमडा ही तो होता है। तो ये होगा 10 पावर 6 डिवाइड बाई 2.9 सेकेंड। उल्टा हो गया, जैसे इसका उल्टा हो गया, लेमडा का उल्टा हो गया, जो कि लेवल वो निकल के आता है। अगर इसको डेज में कन्वर्ट करूँ तो डेज आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हो जाएगा 2.7 डिवाइड बाई 0.693, जो कि आएगा 3.9 डेज। याद कर लो, दोबारा इतने से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 2.7 और 0.693 कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी 3.9 डेज। क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। अब मुझे क्या निकालना, मुझे एक्टिविटी निकालनी है, 1 ग्राम 1 मिलीग्राम। अब ध्यान से देखो, थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था सर? एक्टिविटी का फॉर्मूला था सर, एक्टिविटी का फॉर्मूला था हमारे पास लेमडा एन नॉट था। ये निकालना है। कितने टाइम पे निकालना है ये तो बताया था, वरना फिर मैं आपको पता ही वाला फॉर्मूला लेता। ए इज इक्वल टू ए नॉट ए स्क्वायर माइनस के लेमडा। इतने टाइम पे तो बोला नहीं, सिंपल इसी वाली वैल्यू बतानी है हमें एक्टिविटी। अगर हमें ये वैल्यू निकाले तो लेमडा तो है मेरे पास, एन नॉट नहीं है। एन नॉट क्या है? एन नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियस। वो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। या फिर नंबर ऑफ एटम, बात तो एक ही है। नंबर ऑफ न्यूक्लियस मतलब कि नंबर ऑफ एटम निकालने।
तो नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं? आपको पता है नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं? सभी को पता है सर, नंबर ऑफ एटम निकालते हैं एन इंटू एवोगैड्रो नंबर, यही होता है। यस और नो बच्चों, पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? ध्यान से देखो, कितने ग्राम का निकालना है? 1 mg का निकालना है। कितना गिवन है? वन। ओ, एटॉमिक वेट कितना गिवन है बच्चे उसका? 198 गिवन। सर में आ गया? यस और नो? एन क्या होता है बच्चों? एटॉमिक मास, जो भी मास गिवन है वो गिवन मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, इनटू में एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर 6 × 10⁻23। ऐसा केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा क्या आपने? पढ़ा नहीं पढ़ा है? पढ़ा। पढ़ा है। पढ़ा था। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? जो गिवन मास होता है डिवाइड बाय जो भी उसका एटॉमिक मास है। पॉलीमर। ठीक है, इससे हम कर देंगे और ये हमें वैल्यू दे देगा। जो वैल्यू निकल के आती है एन नोट की वैल्यू, एन नोट की वैल्यू लगभग निकल के आती है बच्चे 3.03 × 10⁻18 आती है। तो हमें निकालना था क्या? एक्टिविटी निकालना, जो कि होगा लेमडा एम नॉट। लेमडा की वैल्यू हमने निकाली थी 2.9 × 10⁻⁻6। एन नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3.03 × 10⁻18। मल्टीप्लाई करके बच्चे इसकी वैल्यू आएगी 8.8 10⁻12। याद करो ये था DPS, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ये वैल्यू है। पर याद करो एक और हमने वन क्यूरी, क्यूरी की टर्म में भी जानबूझ के, इतना लंबा तो वैसे नहीं आएगा पर सारी चीजें पता होनी चाहिए। क्यूरी की टर्म में निकालनी है क्यूरी, तो 8.8 10⁻12 को डिवाइड कर दो 3.7 10⁻10 से। याद करो 1 CI किसके बराबर था? 3.7 10⁻10 DPS के बराबर था। ऐसे जो 1 रदरफोर्ड था वो मेरे ख्याल से 10⁻6 के बराबर था। 10⁻6 से डिवाइड करोगे तो रदरफोर्ड में दे देगा बस। पर इतना बड़ा आएगा नहीं, ये सिंगल एक ही क्वेश्चन इतना ही आएगा, या फिर टी एवरेज निकालने के लिए आएगा बस। इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? है ना? एक और क्वेश्चन करो। वो कह रहा है कि एक कोई न्यूक्लियर एलिमेंट है एक्स, उसका टी हाफ टाइम पीरियड है बच्चे, मान के चलो 20 आवर्स। वो कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन, ध्यान सुनो, वो बोल रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी विल रिमेन आफ्टर 40 आवर्स। बताओ भाई क्या होगा? तो बहुत ही 1-2 सेकंड का आंसर होना चाहिए। ध्यान से देखो, हाफ बोलेगा 20 आवर्स से 40 आवर्स में कितना रहेगा? बताओ भाई। ओरिजिनल एक्टिविटी मान के चलो इसकी ए थी, तो अब कितनी एक्टिविटी हो जाएगी? ए नॉट थी, कितनी एक्टिविटी रह जाएगी बच्चों 40 आवर्स के बाद? A/4। ए बाय 4। करेक्ट, आसान है। क्यों? क्योंकि सर हमें पता है ए से A/2 में टी हाफ टाइम पीरियड लेगा, A/4 से PT हाफ टाइम पीरियड लेगा। ये कितना लिया है? 20। ये कितना लिया है? 20 20 20 40, मतलब कि A0/4, या फिर मुझे बोलना चाहिए ओनली 1/4 या फिर 25%। तो इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं अगर उसको इजी क्वेश्चन देना है। सर में आ गया बच्चों? यस और नो? यस सर। क्लियर है? यस। एक और करो। क्वेश्चन था ये वाला नहीं, ये वाला नहीं।
देखो एक और क्वेश्चन। A radioactive sample has a radioactive sample has 6 into 10 power 18 active nuclei. इतने एक्टिव न्यूक्लियाई. How many active nuclei will still be there? How many active nuclei will still be there after 3 half lives? आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स के बाद कितने एक्टिव न्यूक्लियाई बचे? बच्चे बताओ कितने बचेंगे? कितने बचेंगे? 3 हाफ बोला है तो आपको पता 2 रेस्ट 1/3. आ जाएगा, 8 आ जाएगा नीचे, है ना? यस और नो? Yes, sir. सिंपल सा आंसर है, जो भी आएगा डेसिमल पॉइंट में आंसर आ जाएगा बस. तो इसके बाद छोटी छोटी चीजों का याद रखना है बच्चे. एक और देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन देखो, इसको ढंग से लिखना, ठीक है? देखो, द नंबर ऑफ यूरेनियम एटम, द नंबर ऑफ यूरेनियम एटम in the ancient rock, the number of uranium atom in the ancient rock equals the number of lead atoms. Number of uranium atom in ancient rock equals the number of atoms. If half-life of uranium is 4.5 into 10 power 9 years, ये है. Estimate the age of rock. Estimate the age of rock. Assume that all lead items are formed. ध्यान से सुनना, all lead items are formed from decay of uranium atoms. यूरेनियम एटम से डीके हुए हैं. इसको स्टेप बाय स्टेप में कन्वर्ट करेंगे. देखो, सबसे पहले रोग यूरेनियम का ही था, क्योंकि इसने पहले से बोला है कि जो लेड आइटम आना है ये डीके बने. तो इनिशियली, बिल्कुल इनिशियली जो हुआ था, ध्यान से देखो, इनिशियली जो हुआ था इसमें सारा का सारा यूरेनियम था. ठीक है, बन गया, बन गया. अब वो किसके बराबर हो गया है? अब में कितना percent है अभी के लिए? अभी आज के टाइम पे इक्वल्स बोले ना, आज के टाइम पे. आज के टाइम पे सर यूरेनियम भी प्रेजेंट है, लेड भी प्रेजेंट है, और इसने सर बीच में बोल दिया इक्वल्स प्रेजेंट है, मतलब कि इक्वली हाफ है. इक्वली हाफ है. सर में आ गया यस और नो? आज के टाइम पे. Yes. तो ये यार, ये तो हाफ टाइम पीरियड तो हो गया. तो मतलब हाफ टाइम पीरियड जस्ट पहले, मतलब कितने साल की एज होगी सर? इतने साल की एज होगी बस. समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? यस और नो? सर में आ गए सभी को? Yes. है ना? लेकिन अगर वो इस क्वेश्चन को ऐसे देता, ध्यान से देखो, ये वो क्वेश्चन को ऐसे दे रहा है. लिखो, बस चेंज करना. इफ नंबर ऑफ यूरेनियम एटम्स इक्वल्स 1/3 ऑफ लेड एटम्स, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है, तो क्या होगा? ध्यान से देखो, आज के टाइम पे 1/3 है. किसका? पीबी का. पीबी का 1/3 ऑफ यूरेनियम है. सर 1/3 ऑफ पीबी का मतलब क्या हो गया? देखो, आज के पहले तो स्टार्टिंग में कितना था सर? यू था.
अब 1/3 ऑफ पीबी किसके बराबर होगा? 1/3 ऑफ पीबी बराबर है यूरेनियम के। ध्यान सुनना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बच्चा सन में नहीं पाता। 1/3 ऑफ पीबी का मतलब क्या हो गया सर? 1/3 ऑफ पीबी मतलब कि पीबी के खुद 3 हिस्से, लेकिन उसमें जो टोटल में से जो चौथा हिस्सा है 1/3 ऑफ पीबी है। इसका मतलब कि पीबी, पीबी और पीबी का एक हिस्सा वो यूरेनियम के बराबर है। समझ में आ गया बच्चों? पीबी 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 यूरेनियम। क्लियर हो गया? यस और नो? हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया? यस सर। अब ये कन्वर्ट हुआ कैसे होगा, देखो ध्यान से देखते हैं। मान के चलो मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ सर। मैं पहले चलता हूँ सर, हाफ टाइम पीरियड लिया होगा जब यूरेनियम और पीवी में कन्वर्ट हुआ होगा। बात तो सही है, बल्कि आई शुड राइट लाइक दिस, पीवी एंड यूरेनियम ऐसे, या मुझे ऐसे बना लूँ, ऐसे बना रहा हूँ देखो, बड़ा सा बनाया, ये पीवी में, ये यूरेनियम में। कितने में सर? टी हाफ टाइम पीरियड में। अब पीवी तो डीके करता नहीं है, यूरेनियम डीके करता है। क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। इसका हाफ कब होगा सर? इसका हाफ होगा ये यूरेनियम, ये पीवी, और ये अनदर हाफ में आ जाएगा। तो कितने हाफ हुए सर? डबल, 2 टाइम्स ऑफ हाफ हुए। यस और नो? 2 टाइम्स ऑफ हाफ का मतलब सर कितना टाइम लिया? 9 × 10⁻⁹ ईयर्स लिया। सर में आया कि नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गया अच्छे से? यस। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लिखो, एक और लिख लो, आसान है। मेरे को बताना कैसे करेंगे। लिखो, इफ द एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट falls from 600 dps to 400 dps in 40 minutes, फाइंड टी हाफ लाइफ बतानी है इसकी, हाफ लाइफ बतानी है सर सर। 600 टू 600 dps टू 400 dps। ये dps किसकी यूनिट थी याद है? एक्टिविटी की यूनिट थी। सर एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था सर? एक्टिविटी का था A = A0 e⁻⁻के सर मुझे को टी पता है, मेरे को ए पता है सर, 400 है। और A0 जो स्टार्टिंग वैल्यू थी, याद करो, A0 थी स्टार्टिंग वैल्यू, तो ये हो जाएगी 600। अगर कंफ्यूजन होती भी है ना कहाँ पे पुट करना, याद रखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है, वैल्यू बाद वाली कम ही आएगी। यहाँ पे लेफ्ट में कम वैल्यू ही होनी चाहिए अगर कंफ्यूजन रहती है तो। अदरवाइज तो आपने पढ़ ही लिया है कि क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए। हो जाएगी e⁻⁻ एंटी लॉग ले लो, इधर इधर लॉग ले लो, ln2/3 -के ठीक है बच्चों? और माइनस लोगे तो ln3/2 +के ही ले लिया। इसको टी वही 40 रखते हैं। लेमडा की वैल्यू आ गई बच्चे 1/40 log 2 T/T, T 40 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आपको अच्छे से पता है कि टी हाफ क्या होता है बच्चों। टी हाफ होता है ln2, कुछ भी लिख लो, मैं तो बस ln का देख रहा हूँ कुछ रिलेशन बनता है कि नहीं बनता, /λ। मेरे ख्याल से नहीं बनेगा। ये बन जाएगा ln3 - ln2 इंटू टी। टी वाला ऊपर चला गया बस। ठीक है बच्चों, जब मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ 0.693 डिवाइड बाय ln3/2 इंटू 40 मिनट्स, ये आंसर है। बाकी इस चीज़ों की वैल्यू याद रखनी नहीं है याद रख लोगे तो अच्छी बात है। खासकर जो लॉगरिथमिक है इनकी वैल्यू आपको 2 से 10 तक याद होनी चाहिए, 2 से 10 तक याद होनी चाहिए तो सही रहेगा।
जैसे मैंने रूट में बोला था, रूट में वैल्यू याद होनी चाहिए, ऐसे इस तरीके से वैल्यू याद होनी चाहिए। क्लियर हो गया बच्चों? यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, इजी है, तो एक बार ये पढ़ लेना, आसानी कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। कि देखो गिने चुने 3-4 ही फॉर्मूले इसके अंदर जो हमने आज करे, वही बार बार रिपीट होते रहेंगे, और इसको खत्म करके फिर हम न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन पे पहुंचेंगे। ठीक है बच्चों, जाओ। अच्छा रुको एक सेकेंड।